नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का भूगोल विषय। प्रत्येक अध्याय हम लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं ताकि आपका कोई भी डाउट इस किसी भी अध्याय में न रहे। यदि आप कंप्लीट अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास। तो आपके सामने 10th क्लास का प्लेटफॉर्म आ जाएगा हमारा एनसीईआरटी बाय विक्रम का। और उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो हमने जितने भी 10th क्लास के विषय पढ़ा रखे हैं आपको वहां पर उन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां आप अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहता है या फिर हमारे द्वारा कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा आज का अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है जल संसाधन के बारे में, अध्याय नंबर 3 के बारे में। तो जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, मतलब इसको बचा सकते हैं। तमाम बातें हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ वार्तालाप दे रखी है दो बच्चों की, क्योंकि यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म तैयार होगा, मतलब किस प्रकार से आपको चीजें पढ़नी है। कुछ बातें इस वार्तालाप में मैंने आपको बताया है कि मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा और एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा पूरे अध्याय में कि जो आपको समझ में ना आए। तो ये वार्तालाप दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, तो यहाँ से भी आपको कुछ न कुछ जानने का जरूर अवसर मिलेगा। तो चलिए समझते इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें कह रखा है, ये लड़का कहता है इस लड़की को, पिंकी को, पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? मतलब टीवी पे आ था कि असम में किस प्रकार से बाढ़ आई, बड़ी भयानक बाढ़ आई हुई थी। इस खबर के बारे में पूछता है। वो कहता है, हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। ये कहता है कि बाढ़ आई थी, उसके रास्ते में जो कुछ भी आया, चाहे पेड़ आए हो, चाहे आपके मकान आए हो, चाहे और कोई संसाधन आए हो, गाड़ी आई हो, इमारतें, सब कुछ वो बहाकर ले गई। फिर ये लड़की कहती है, इसके लड़की का नाम चिंटू है। वो कहती है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। आपको दिख रहा होगा क्या? थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये कहती है कि हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि जल जीवन ले भी सकता है और जल जीवन दे भी सकता है। तो इसने कहा कि जल हमारे लिए उपयोगी है ना, तो हमारे लिए क्या है, कई चीजें क्या होती है कि आपके लिए अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो आपके लिए वरदान है, वरना वो अभिशाप भी आपका बन सकता है। कि जल हमारे लिए उपयोगी है, उसी प्रकार हमारे लिए क्या वो समस्या भी बन सकता है। आगे बता, हम पानी के बिना क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपसे भी है। यदि आप पानी न हो तो आप क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, हम किससे नहाएंगे, क्या किससे धोएंगे? मतलब कि आपको सिर्फ घरेलू उपयोग समझ में आ रहे पानी के कि जो आप घर पर करते हैं, लेकिन आगे समझ देखिए कि वो कहती कि मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। कारखानों में मशीनें जब गर्म होती हैं तब उनको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब आप सोचते हो क्या उनको जल डाला जाएगा उस पे? ये साइंस का विषय है कि हम समझाएं किस प्रकार से हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं उनमें भी जल डाला जाता है। वो किस लिए डाला जाता है कि गाड़ी का इंजन जब गर्म होता है ना, तो जल क्या करता है कि उसकी हीट को, उष्मा को क्या कर लेता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, वो गाड़ियां ठंडी हो जाती हैं। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से बनता है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है, जल विद्युत संयंत्र, जो क्या करता है कि वो आपका गर्म करता है, कि जिससे क्या होता है, बिजली बनती है, जल विद्युत संयंत्र। ये भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। तो आपने देखा होगा इतिहास, जब आपने पढ़ा होगा कि जो बसता है ना, वो कहाँ कहाँ रहता है? वो रहता है आपकी नदियों के आसपास, मरु उद्यान जहाँ छोटे छोटे जल के स्रोत है ना, तो उनके आसपास रहता है। क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए जल के जो आपके स्रोत थे ना, उनके आसपास ही मानव बसा है। तो देखिए, छोटी सी वार्तालाप थी, इसके बारे में हमें ओवरऑल पता चला कि जानकारी जल के उपयोगिता के बारे में। तो चलिए, हमने वार्तालाप पढ़ ली, अब हम हमारे अध्याय को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए,
जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें उपयोग में लाए जाने वाला योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। तो आपने देखा होगा कि बताते हैं कि 3/4 की लगभग 71% की जो आपका 71% है ना, 71 मतलब 71% पानी क्या है, जो धरातल है पृथ्वी की सतह है उस पे 71% पानी से ढका हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि हम पर दो प्रकार का जल होता है, लवणीय और अलवणीय। लवणीय पानी वो होता है जिसमें लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे समुद्र का पानी वो खारा होता है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। तो इसमें इसने यही बताया है, परंतु इसमें प्रयोग में लाया जाने वाला अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब कि जो हमारे प्रयोग में लाया जाता है ना, वो जल बहुत कम है, बहुत सारा जल क्या है, लवणीय जल, जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह, अब सतही अपवाह क्या होता है कि सतह पर जो होता है ना, जैसे नदियों में बहता है, झरनों में है, तालाबों में है, तो उसमें और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है। भौमजल मतलब भूमि के नीचे से, हम जैसे ट्यूबवेल है, कुआं खोद गए, हमने पानी निकाल लिया, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। अब इस लाइन को समझिए कि उसका क्या होता है, नवीकरण होता है। नवीकरण देखिए कि वो दोबारा से आता रहता है। और जल चक्र आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि नदियों का जो पानी है वो क्या होगा कि बारिश आ गई, सूर्य के ताप के द्वारा क्या हो जाएगा, उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वो वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर क्या होगा, वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद बूंदों का रूप लेगा और फिर वो बारिश के रूप में वापिस आ जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। लवणीय जल का, साथ में अलवणीय का भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलवणीय जो हमारे उपयोगी है उस जल की हम बात करें फिलहाल। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। इसने कहा कि सारा जल क्या होता है, जलीय चक्र के द्वारा इस प्रकार चलता रहता है कि वो धरती पे आता है, फिर आपका वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर दोबारा बारिश के रूप में ऊपर आता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जल का नवीनीकरण किस प्रकार से होता है, तो आप उसमें जल चक्र के बारे में लिखना। चीजें क्लियर आपकी? कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग ढका हुआ है, 71% भाग क्या जल से ढका हुआ है, मतलब 71% जल विद्यमान है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, मतलब 3/4 मान लीजिए आप, 71% मान लीजिए, ठीक है, तो जल से घिरा हुआ हो और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन, तो विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है, ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 2025 में मतलब आज हम 2026 में पहुंच चुके, लेकिन बात हो रही 2025 की, और आज बिल्कुल ये भविष्यवाणी बिल्कुल स्टिक है कि लगभग 20 से 25 करोड़ लोग जल की कमी से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपके गांव में जो वीडियो देख रहे हैं उनके गांव में भी जल की कमी हो, पीने के पानी की कमी हो। तो आपने सोचा कि जल तो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, आपका 71% भूमि का भाग वो जल से ढका हुआ है, और ये नवीकरणीय भी है, मतलब खत्म नहीं होता, दोबारा से ऊपर जाएगा और दोबारा से बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा, फिर भी जल की कमी क्यों है, ऐसा क्यों है, उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल जाएगा। ये चीज यहाँ तक आपको अध्याय क्लियर हुआ, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपने क्वेश्चन किया है कि आप, अगर आपने पढ़ा है, सुना है ध्यान से, तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि जल लगातार ऊपर भी जाता रहता है, नीचे भी आता है, ठीक है, और क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में जल उपलब्ध है पृथ्वी पर, फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पानी की कमी होगी, और आने वाले समय में, अब 20 करोड़ बताया है, हो सकता है कि आने वाले समय में 40 करोड़ लोग जल के बिना रहे भी, मतलब जल की कमी हो, ऐसा क्यों भी, तो ये चीज हम इस अध्याय में जानेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ एक एक बात? तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार पढ़ लीजिए लेसन को, टाइम लगाकर, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 घंटा लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। एक बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए भी। जल, अब हम पढ़ेंगे जल दुर्लभता। ये जो क्वेश्चन हुआ कि पानी की कमी क्यों होती है, उसका आंसर हम यहाँ संक्षेप में जानेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। ये कह रहा है कि जल की इतनी अधिक मात्रा होते हुए
ये कहता है कि जल के विशाल भंडार, कि जल के विशाल भंडार है, आपको पता है, ठीक है। इसके यह नवीकरण है, मतलब जो जल जाता है ऊपर वो दोबारा बारिश बनकर नीचे आ जाता है। कि होते हुए भी यह सोचना मुश्किल, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता, मतलब जल की कमी का सामना हमें करना पड़ सकता, जो फिलहाल आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी मात्रा में जल उपलब्ध है और बारिश जो जल जाता है वो बारिश बन के वापिस भी आ जाता है, फिर भी जल की कमी कैसे हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। इसने कहा, अब सोचिए उन इलाकों के बारे में जहां जल की कमी है, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा रेगिस्तान। तुरंत ध्यान में क्या आ जाएगा? रेगिस्तान में, ठीक है। हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग में, मतलब राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे हुए मटके संतुलित करती हुई और जल बढ़ने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्रित को हो जाते हैं। मतलब कि हमारे दिमाग में जैसे ही हम जल की कमी की बात आती ना, तो हमारे सामने आता राजस्थान के मरुस्थल, लंबे लंबे रेत के क्या विस्तार पूर्वक क्षेत्र हमें नजर आते हैं, और हमें नजर आती है महिलाएं जो सिर पे मटका रख के दूर दूर तक पानी लेती हुई नजर आ रही। आपने कहीं ना कहीं ऐसे फोटो जरूर देखे होंगे और आपके दिमाग में भी वो आ गए होंगे। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में, इसने कहा कि एक कारण आपका था जल की कमी का भी। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन, कि एक तो वार्षिक परिवर्तन की वर्षा समय से नहीं होती, कम होने लगा है, ज्यादा होने लगी किसी स्थान पे बिल्कुल कम होती है, और मौसमी परिवर्तन की अलग अलग मौसम में वर्षा होने लगी है। जो वर्षा का मौसम था ना, तो उसके कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विविधता है भी। तो उसने कहा कि समय और स्थान के अनुसार विविधता, इस चीज को समझिए कि समय जहां पे वर्षा जिस समय होगी वहां तो जल पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन जिस समय पे बारिश नहीं होगी वहां जल की कमी हो जाती है। और स्थान के अनुसार विविधता, मतलब जिस स्थान पे बारिश होगी वहां पे तो क्या होगा कि आपका संसाधन मिल जाएगा, जल संसाधन मिल जाएगा, लेकिन जहां पे नहीं बारिश नहीं होगी वहां आपका जल संसाधन नहीं मिलेगा। और भी कारक, लेकिन हम फिलहाल वर्षा की बात करते हैं। परंतु अधिकता जल की कमी इसके अतिरिक्त, इसने कहा कि एक तो बारिश का कारण हो गया। क्या होता है कि बारिश का कारण किस प्रकार से बताया गया है, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्थान आपके ए और ये स्थान आपका बी है, ए और बी। यहाँ पे मान लेते हैं हम जून के महीने में बारिश होती है। क्या है? जून के महीने में बारिश होती है, तो जून में तो क्या हो गया, आपका पानी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होती ही नहीं, क्या यहाँ तो जल की बारिश के कारण कमी हो गई, ठीक है। यहाँ पे बारिश के कारण, लेकिन यहाँ पे क्या जून के महीने में कमी नहीं रही, तो यहाँ जून के महीने में बारिश अच्छी होने के कारण जल के जो स्रोत है, आपके जोड़ है, आपका तालाब में पानी भर जाता है, जल की कमी नहीं होती। तो ये तो हो गई वर्षा के कारण जल की कमी, ठीक है। वर्षा का समय पर न आना, वर्षा का अलग अलग समय में आना, या फिर पूरे साल बारिश का न होना, ये भी जल की कमी का एक कारण है। ये कारण आपको समझ में आ गया। लेकिन ये कहता है कि परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, अतिशोषण मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग से भी, किससे? बहुत ज्यादा प्रयोग से होता है। वर्षा को छोड़ दीजिए, वर्षा के कारण आपको समझ में आ गए कि वर्षा के कारण किस प्रकार से जल की कमी होती है। बारिश की कमी के कारण भी जल की कमी होती है, वो एक कारण है। लेकिन जहां पे बारिश सही होती है, ठीक है, फिर भी वहां पे जल की कमी है। ऐसा क्यों? जहां नदियां हैं वहां पे भी जल की कमी हो रही है, ऐसा क्यों हुई? वो कारण हम ढूंढ रहे हैं। समय और स्थान के अनुसार विविधता ये हमने पढ़ लिया, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, मतलब बहुत ज्यादा वेस्टेज करना। अतिशोषण क्या है? बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट करना, अत्यधिक प्रयोग करना, और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जिसने कहा समाज के जो असमान वितरण है ना, असमान वितरण, एक तो जल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसके कारण क्या होती है? कमी होती है। दूसरा है कि आपका अति शोषण, बहुत ज्यादा वेस्ट करना, बहुत ज्यादा प्रयोग करना, अति प्रयोग, और एक अति शोषण मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट करना, बहुत ज्यादा पानी को बर्बाद करना, दोनों अलग अलग शब्द है। और कहता है कि किसके कारण? असमान वितरण के कारण होती है, कि सभी लोगों में समान वितरण नहीं है,
ठीक है, कि असमान वितरण मतलब कि कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है, कहीं पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यदि ए यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा तो बी पे पानी क्या बहुत ज्यादा कम है, तो ये असमान वितरण के कारण भी क्या है, जल की कमी होती है। यदि पूरी धरती पे समान वितरण हो ना, तब तो काम चल जाए। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, आपको आगे बात समझ में। तो ये 3 कारण भी आपको ध्यान रखने। पानी की कमी का क्या, कितने कारण मैंने आपको बता दिए। एक वर्षा का कारण, वर्षा का समय पर न होना या बहुत कम होना, दूसरा है अति शोषण, तीसरा है अति प्रयोग, और चौथा आपका कि वर्षा का जो पानी है आपका उसका असमान वितरण, की मतलब पूरे क्षेत्रों में बराबर, कहीं पे बहुत ज्यादा होना, कहीं पे बहुत कम होना, पानी की कमी के कारण। क्या यह संभव कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, वो एक बार रिकॉल कीजिए कि एक पानी की कमी होगी, वर्षा की कमी। चलो वर्षा की कमी होगी, यहाँ प्राकृतिक है कि वर्षा नहीं हुई तो इसमें लोग भी क्या कर सकते हैं, पानी की कमी होगी। दूसरा है लोगों ने क्या कर दिया आपका कि असमान वितरण भी। असमान वितरण मतलब जो मेन मेन बातें बता रहा हूं मैं, असमान वितरण मतलब जहां पानी कहीं पे वास्तव में ही कम था प्राकृतिक रूप से, तो वहां पानी कम होगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि जहां पे पानी, क्या यह संभव है किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद वहां जल की दुर्लभता है, कि मतलब पानी के जो संसाधन है ना वो आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पानी की कमी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अत्यंत जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण हुआ है। तो देखिए जल की कहा कि ऐसे तो हमारे देश के कई शहर इसके उदाहरण है भी, जहाँ क्या है कि जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जल संसाधन, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी की कमी वहां पर आ गई। ऐसा किस कारण हुआ है? ये कहता है कि जब अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, एक तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, पहले देखिए कि यहाँ पे प्रैक्टिकल जब आप समझेंगे ना, यहाँ पे 4 लोग रहते थे, ठीक है, और 4 लीटर पानी, मान लेते हैं कि एक आदमी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता, बिल्कुल उनका काम सही चल रहा था कि किसी प्रकार की जल की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बढ़ के 12 लोग हो गए, तो क्या हुआ, पानी की कमी हो गई ना, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा, आदमियों की संख्या बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, कि पहला क्या है कि अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, और बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती पानी की मांग, और क्या है इसके अतिरिक्त, यहाँ पे देखिए इस साइड आना पड़ेगा, और वितरण का परिणाम हो सकता है कि असमान वितरण उसका, कि 2 कारण, कि एक ही शहर है उसमें देखिए कि एक शहर आपका, ये एक ही शहर है, तो यहाँ तो सारे संसाधन कमी है, इस हिस्से में पानी का क्या वितरण असमान है, पानी कम दिया जा रहा है, इसमें क्या पानी ज्यादा दिया जा रहा है, तो इस हिस्से में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको बोलते हैं असमान वितरण, की इस हिस्से में क्या की आपके संसाधनों की कमी है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। इसने कहा कि जल, ये मत सोचिए कि सिर्फ पानी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी ना तो सिर्फ पीने के लिए पानी की मांग बढ़ेगी, आपकी धोने के लिए पीने की मांग बढ़ेगी, उसके साथ साथ यदि जनसंख्या अधिक होगी तो हमें खेती भी अधिक करनी पड़ेगी, और खेती अधिक करनी पड़ेगी तो फसलों को सिंचाई भी करनी पड़ेगी, और सिंचाई के लिए अधिक मांग बढ़ेगी पानी की। तो यही इसको समझा रखा आपको कि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता। उसने कहा कि जनसंख्या आपकी बढ़ गई तो आपको अनाज भी बढ़ाना पड़ेगा, अनाज बढ़ाने के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और सिंचाई के लिए आपको पता पानी की आवश्यकता होती है, और पानी कहाँ से हम करेंगे, पानी जो भौम जल हम उपयोग कर रहे हैं, नदियों का कर रहे हैं, तो उसका और ज्यादा पानी हमें खींचना पड़ेगा, मतलब अति शोषण, क्या है, अति शोषण करके भी।
ठीक है आपका। और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। उसने कहा कि यदि हम अति शोषण करेंगे ना तो शुष्क ऋतु में भी क्या होगा, खेती की जा सकती है। मतलब पानी जल जल अति शोषण का मतलब है कि एक तो आपका वेस्टेज में हो गया, दूसरा है कि जिस जल संसाधन से हमें जितनी मात्रा में पानी निकालना है उससे ज्यादा मात्रा में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो होता है आपका अति शोषण। ठीक है, कि एक कोई कुआं है कि उससे हम पानी निकाल रहे हैं 10 लीटर, उसकी कैपेबिलिटी की 10 लीटर हम निकालेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उससे 20 30 40 50 लीटर पानी निकालने लगे, वो उसका अति शोषण हो जाएगा और समय के साथ उसका पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि 10 लीटर हम निकाल रहे हैं तो आने वाले कई सालों तक, हजारों सालों तक उसके पानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अति शोषण हम करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में पानी उससे निकालने लगे तो क्या होगा, उसके पानी पे प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपका लवणीय पानी हो जाए, मतलब हमारे उपयोग करने लायक ही न रहे। आपके क्षेत्र में भी ऐसे कुएं आपको जरूर मिलेंगे भी। तो इसने कहा कि हमें सिंचाई का क्षेत्र में बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या करने लगे, अति शोषण करने लगे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या में पानी की मांग बढ़ी, सिर्फ पानी की जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग नहीं, जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए उसकी भी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि हमें और ज्यादा फसल उगाने की आवश्यकता हुई, और उसके लिए सिंचाई के लिए भी शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है भी। शुष्क मतलब जो आपकी सूखी ऋतु होती है, जहाँ बारिश ना होती, तो वहां पे क्या, वहां पे भी हम अति शोषण करके कर सकते हैं खेती। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसने कहा कि सिंचित कृषि मतलब जिस कृषि में आपकी सिंचाई की जाती है तो वो आपकी सिंचित कृषि होती है। तो उसमें पानी का मतलब, सिंचाई में क्या होता है कि पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता। उसने कहा कि हमें ऐसी कृषि तकनीक अपनानी पड़ेगी। शुष्क कृषि तकनीक मतलब वे तकनीक, कृषि करने के उपाय या फिर वो पद्धति जिसमें हमें क्या है कि पानी की अत्यधिक आवश्यकता न पड़े। और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा मतलब हमें ऐसी फसलें बोनी पड़ेगी जो क्या है कि पानी की अधिक मांग न करे, जो बिना पानी के भी ज्यादा आपकी पैदावार दे दे। ऐसी फसलों के क्षेत्र में अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रांति लाने की आवश्यकता, मतलब ऐसी फसलें हमें उगानी पड़ेंगी आगे भी जो पानी की कम मात्रा की डिमांड करे, जो फसलें कम पानी में भी तैयार हो जाए। ये चीज आपकी यहाँ तक क्लियर। तो ये देखिए आपके कि यहाँ पे इजराइल जैसे कुछ देशों के बारे में बता रखा है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट बता देता हूँ। कि जहाँ 25 सेंटीमीटर औसत सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जैसे जल का कोई अभाव नहीं, एक देश है आपका इजराइल, तो वहां पे वार्षिक जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर बहुत कम होती है। और दूसरी ओर हमारे देश में 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और हमारे प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण वर्षा का जल नदी नालों में, देखिए यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एक देश है इजराइल भी, क्या है, इजराइल। तो इसने कहा कि इजराइल में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर मतलब क्या, कि एक वर्षा मापी होता है जो आपने साइंस क्लास में पढ़ा होगा, तो उससे भी वर्षा मापते कितनी होती है, वो होती है इजराइल में 25 सेंटीमीटर। लेकिन वहां पे पानी की कमी नहीं। लेकिन भारत में क्या होता है कि 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन भारत के किसी न किसी भाग में सूखा रहता है, लोग पानी की कमी से जूझते रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भारत में जल प्रबंधन की कमी है। भारत में जो बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी नदी नालों में बहकर कहा समुद्र में मिल जाता। हमने जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी नहीं की हुई। ये चीज आपको समझ में आई। इजराइल के बारे में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कि आपको दिखाया गया है कि ये इस प्रकार से महिला लेके आती है पानी, और आपने ऐसे देखा होगा कि आपके गांव में बताइए कि पानी की कमी है या फिर नहीं है भी। पानी की कमी, दुर्लभता भी। कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन स्नो इन ए डेवास्टेड विलेज की एक कश्मीरी महिला है, तो वो क्या पानी लेके, आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, पानी की कमी और दुर्लभता भी। अब यहाँ आती है, आपने टेलीविजन विज्ञापनों के में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। क्या आपने देखा होगा कि किसानों के खेतों में खुद के कुएं होते हैं जिससे वो सिंचाई करते हैं और अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। नलकूप है जिससे वे अपने क्या है कि
ये देखिए निजी कुएं और नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे 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 गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है भी। भोजन सुरक्षा मतलब कि भोजन के प्रति आश्वस्त हम कि हमें भोजन मिलेगा, वो भोजन सुरक्षा होती है। क्या होती है? भोजन सुरक्षा कि आपको पता है कि 3-4 साल आपका क्या है कि भोजन उपलब्ध रहेगा, तो आपकी भोजन सुरक्षा। ठीक है? तो इसने कहा कि ये जो किसान है ना, अब देखिए यहाँ समझिए, आपको ये समझा देता हूँ कि ये देखिए ये आपकी सॉरी ये आपका यहाँ पे पानी है अभी। ठीक है, मान लेते हैं हम इतने 3 लेयर में पानी है, किसान ने यहाँ पे लगाया कुआं भी आपका। ठीक है, यहाँ से कुएं से क्या वो पानी निकाल रहा है, तो पहले ये पानी को निकाल लेगा, फिर इस लेयर को निकाल लेगा, फिर इस लेयर को, ये इसको धरती के नीचे जो पानी है ना, इसको बोलते हैं भूमिजल। और धीरे धीरे क्या करेगा, ये इस जल को खत्म कर देगा, और ये खत्म कर देगा तो आगे क्या होगा, फसल भी नहीं होगी पानी की कमी के कारण, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। तो उसी प्रकार कहता है कि हमारे भोजन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चीजें क्लियर आपको यहाँ से कि सिंचाई में पानी हमें कम प्रयोग में करना होगा, पानी का अतिशोषण हमें नहीं करना। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। इसने कहा कि जैसे हम आजाद हुआ ना, तो आजाद में भारत आजाद होने के बाद औद्योगिकरण हुआ, मतलब बहुत सी फैक्ट्रियां लगी हैं, कंपनियां लगी हैं, ठीक है, और आपके नए नए शहर बसाए गए हैं, मतलब शहरीकरण हुआ। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको बोलते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलावनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। मतलब दबाव बढ़ना मतलब उनका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अलावनीय जल से आप समझ गए होंगे कि जो पानी हम उपयोग में ला सकते, जो हम प्रयोग कर सकते, पी सकते, कपड़े धो सकते, वो आपका अलावनीय जल होता है। ये चीज आपकी क्लियर यहाँ से। ये क्या है कि बहुराष्ट्रीय सॉरी जो आपकी एमएनसी कंपनी है ना, उनके कारण क्या उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या, एक तो आपका सिंचाई मैंने आपको बता दिया, घर में प्रयोग में आपको बता दिया था अति शोषण और अति प्रयोग। फिर हम आ गए सिंचाई में, सिंचाई में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। सिंचाई का हमने क्या बताया था कि इस प्रकार की पद्धति अपनाए जिसमें क्या हो कि सिंचाई कम आवश्यकता पड़े और हमें सूखी फसलों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जो मतलब कि कम पानी में हो जाए। अब एक समस्या और उद्योगों से संबंधित, उद्योगों में भी क्या बहुत ज्यादा पानी उपयोग हो रहा है, अलावनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। जल विद्युत मतलब वो विद्युत जो जल के द्वारा बनाई जाती है। एक तो इनमें जो मशीनें है ना, तो उनमें इनमें अगर कोई आपका रॉ मटेरियल धोना है, तो उनमें क्या था कि बहुत सी कंपनियों में अलग अलग प्रकार से पानी का उपयोग होता है। और दूसरा जो जल विद्युत बनाई जाती है, इसमें विद्युत का उपयोग क्या होता है, जो आपकी किससे बनाई जाती है, जल से बनाई जाती है, उसको बोलते हैं जल विद्युत। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी। उसने कहा कि जो शहरी है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, तो इसने कहा एक जनसंख्या तो देखो चाहे गांव में बढ़े चाहे आपके शहर में बढ़े, आपकी पानी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उसमें कहा कि जो शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ी, जल मतलब आपका पानी है, ऊर्जा मतलब जो आपकी लाइट है उसकी आवश्यकता भी बढ़ी, बिजली की। तो शहरी जीवन शैली आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार से, जैसे अगर गांव की बात करें तो गांव में एक व्यक्ति बाल्टी भर के अपने आराम से नहा लेगा, लेकिन शहर में फुहारा सिस्टम होता है, हाथ धोने के लिए क्या होता है आपका वो वॉश बेसिन होता है, वो आपकी टैप चलती रहेगी, वो आपको धोते रहेंगे। तो आपको देखिए शहरी जीवन शैली, गाँव का आदमी कितना पानी का उपयोग करता है और शहर का आदमी कितना प्रयोग करता है, तो उनकी जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका आपका जीवन शैली होता है। दोनों का की आवश्यकताएं बढ़ी भी, तो इनसे संबंधित समस्याएं और गहरी। उसने कहा कि पानी की आवश्यकता तो बढ़ी है, बिजली की भी आवश्यकता बढ़ी है, तो इसके साथ साथ उनकी क्या जो समस्याएं थी पानी से संबंधित, वो भी बढ़ी है। पानी से संबंधित मतलब कि आपकी पानी की कमी की समस्या भी बढ़ी है, इस कारण से, उद्योगों के कारण और शहरीकरण के कारण भी। यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है
कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। इसने कहा कि आपको अति शोषण, मैंने आपको समझा दिया कि पानी का आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करना भी, ठीक है। पानी के स्रोत का जब हम किसी भी पानी के स्रोत का आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसके जितनी उसमें कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा हम पानी निकालने लगते हैं, तो आपका अति शोषण होता है। उसने कहा कि ये जो शहरी कॉलोनियां होती है इसमें आपके नलकूप लगा दिए होते, मोटर फिट कर दी जाती है, तो उसमें क्या आवश्यकता से ज्यादा पानी निकाला जाता है, ये आपका अति शोषण होता है और इससे क्या धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है। तो क्या आपको यहाँ तक ये बातें सारी समझ में आ रही, ताकि आपका कितना ही बड़ा एग्जाम आ जाए, कितना ही छोटा आ जाए, यदि आपको ये सारी बातें याद हो गई ना, तो आपके दिमाग में चीजें फिट करते चलो और आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगला आगे हमसे हम पढ़ेंगे कि यहीं से, क्या आप जानते हैं, यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आगे चलकर हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपकी 30 मिनट की क्लास है, एक क्लास रोज देखिए, आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।